नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम पार्षद जी में आपका स्वागत है। पार्षद जी में आज मेरी मेहमान है नंदिनी शर्मा जी। नंदिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नंदिनी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम ज़्यादातर बातें पार्षद जितने भी आते हैं पार्षदगण, उनसे यही की जाती है कि अपने क्षेत्र के अंदर क्या कुछ काम किया। आपके बारे में एक जानकारी हमें ये भी है कि आप भाजपा की पार्षद हैं और ज़्यादातर अपने क्षेत्रवासियों के लिए आप काफ़ी कुछ उनको संतुष्ट करने के लिए हंगामा भी भाजपा के खिलाफ ही करती हैं जी। क्या कुछ सच्चाई है? क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता ने हमें चुना है, तो हम लोग जनता के हित की बात उठाते हैं। जहाँ पे हम लोग को गलत लगता है तो फिर पार्टी के खिलाफ भी बोलना पड़ता है और बात पहुँचानी पड़ती है कि नहीं, ये हमारे लोगों के लिए सही नहीं है, तो करना पड़ता है। ये सब भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते करते हैं जहाँ पे हमें लगता है ये गलत है। यानी कि आपके लिए जनता सर्वोपरि है। जी, जनता सर्वोपरि है। अच्छा, ये 5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, तो ये कितना जो है ना एक सोफिस्टिकेट या कितना स्मूथली गया है? क्योंकि काफ़ी कुछ समस्याएं आपके क्षेत्र में भी रही हैं और जिनका आपने निवारण भी किया है। तो ये 5 साल के कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा जानना बताइएगा। ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो स्मूथली तो नहीं गया है, संघर्षों भरा हमारा कार्यकाल रहा है। इसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और ये भी पता चला कि हम लोग कैसे लोगों को, किन सुविधाओं को हम दे करके जनहित में काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जनता की सड़कें, नालियाँ, पेंशन और जनता के दुख दर्द, उनसे काफ़ी रूबरू होने को मिला और हम लोगों ने काफ़ी समस्याएं जो हैं अपने स्तर पे निपटाने की कोशिश करी। इसमें हमें पार्टी का भी सपोर्ट मिला, अधिकारियों का भी सपोर्ट मिला। हालांकि अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से ही मिलता है। ऐसा हुआ है और ऐसा हमें छीनने से भी मिला है। तो जनता के लिए हमने धरने प्रदर्शन भी बहुत किए और जनता का सहयोग भी मुझे बहुत मिला, स्नेह मिला। जनता ने मुझे सामान्य सीट पर जिताया है, तो और बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताया है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम दे सकें, जनता के लिए काम कर सकें, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें, ये मेरा प्रयास रहा। अच्छा, आपके जो कार्यकाल के दौरान 2.5 साल कांग्रेस ने राज किया, 2.5 साल तक बीजेपी अब सत्तासीन है। संघर्ष आपका ज़्यादातर कांग्रेस के वक्त पर रहा या भाजपा के वक्त पर रहा? देखिए, संघर्ष तो हमारा दोनों कार्यकाल में रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कांग्रेस के समय में ज़्यादा रहा या बीजेपी के समय में कम रहा, क्योंकि जनप्रतिनिधि ऐसा होता है कि उसे कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है और हमेशा हमारी मांगे पूरी हो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम लोगों को लड़ कर के काम कराना पड़ता था और बीजेपी की सरकार आई तो तब भी हमें लड़ कर के काम कराना पड़ा। मांग के तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ये रहा कि मिला ज़रूर है, लिया है और जनता को सुविधाएं पहुंचाई हैं। इसमें विधायक निधि से भी काम हुए। मैं जिला योजना की सदस्य थी तो मुझे जिला योजना से भी फंडिंग हो जाती थी। इसके लिए मैं भाग्यशाली रहूँगी। तो उससे भी हम काम करवा लेते थे अपने क्षेत्र में। और थोड़ा सा अधिकारी भी थोड़ा सा, क्योंकि ईमानदारी से काम करो तो अधिकारी भी उस पर सहयोग करते हैं। तो मुझे नगर निगम के अधिकारियों को जब मैंने थोड़ी बहुत बजट की डिमांड करी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा बजट भी दिया है। तो कुल मिलाकर के अपने क्षेत्र में नाली, सड़कें और जो भी समस्याएं छोटी मोटी होती थी तो मैं वो करने में सफल रही। इसके लिए सभी लोग का सहयोग भी मिला, तो अच्छा रहा काफ़ी। अच्छा, इस दौरान जैसे बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं आपके कार्यकाल में कि देहरादून को एक स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात जो है ना शुरू हुई थी। और वो स्मार्ट सिटी आप उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर हम पिछले 10 सालों के देहरादून को देखते हैं और आज के देहरादून को देखते हैं तो देहरादून के अंदर जो है ना क्या कोई एक विकास की धारा बही है कि हाँ बहुत अच्छा देहरादून हमारा हो गया? नहीं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया इसमें और स्मार्ट सिटी के लिए हम लोगों का जो नगर निगम है वो चुना भी गया। और लेकिन स्मार्ट सिटी की इतनी आवश्यकता हमारे देहरादून को नहीं है, बल्कि देहरादून के क्षेत्र जो लगते हैं साथ में ग्रामीण क्षेत्र हैं
उनको ज़्यादा है, क्योंकि देहरादून में वैसे काफ़ी सुविधाएं हैं। ज़रूरत है उन सुविधाओं को सुचारू रूप से लागू करने की, और उसमें हम जनता की सहभागिता कैसे ले सकते हैं और कैसे हम अधिकारियों की सहभागिता और तालमेल के साथ में उस सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, नियमावली और नियम को मानने के ऊपर बात है। सभी नियम बहुत अच्छे बने होते हैं, जनहित में बने होते हैं, बशर्ते उनको सही तरीके से ईमानदारी से लागू किया जाए और जनता उसमें सहयोग करे। तो स्मार्ट सिटी, वैसे देहरादून बहुत सुंदर सिटी है, लेकिन अब देहरादून में जो है, एक तो अतिक्रमण इसमें काफ़ी प्रमुख मुद्दा है। अतिक्रमण होने से सड़कें छोटी हुई और यातायात और पॉपुलेशन, क्योंकि मैदानी देहरादून है और वहाँ गढ़वाल और इधर उधर से प्लेन्स एरिया से काफ़ी लोग आए हैं रोज़गार को लेकर के, तो इसलिए देहरादून की आबादी बढ़ी है। आबादी और बढ़ने से जो है क्षेत्रफल तो हमारा वही है और आबादी उसमें ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई सुविधाओं को पहुंचाने में। और लोग अपेक्षा भी ज़्यादा करते हैं कि नगर निगम है और हम लोग टैक्स देते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाए, हमारा कचरा भी समय पे उठना चाहिए, झाड़ू भी सही लगनी चाहिए, बिजली भी सही टाइम पे जलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं नगर निगम से लोगों को ज़्यादा उम्मीद हो गई और इसमें आबादी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, और उस हिसाब से नगर निगम का देहरादून और नगर निगम का जो एक कहेंगे हम भौगोलिक स्थिति है, वो अभी चेंज करने की आवश्यकता है। नगर निगम की भौगोलिक स्थिति और देहरादून की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसमें थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि अपने कार्यकाल के दौरान मेरा अपना कोई काम नहीं रुका, तो क्या राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं सबको महिला पार्षद हर क्षेत्र में बनाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों बराबर नहीं, हैं। बहुत से पुरुष जो है ना, काफ़ी कुछ जो है ना, बोर्ड की बैठक होती है, बड़े हंगामे होते हैं। वो तो सबका अपना अपना, अब जब किसी की बात मानी नहीं जाएगी तो हंगामा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि नगर निगम में पार्षद के पास अधिकार बहुत कम होते हैं। उनके पास ना तो कोई मानदेय उनको मिलता नहीं है, उनको अपने घर के पैसों से ही अपने पेट्रोल का खर्चा निकालना होता है, अपने परिवार की भी सुननी होती है, उसमें समय निकाल करके वो जनता का काम करता है। तो पार्षद के ऊपर दबाव तो बहुत होता है, उसे घर की बातें भी सुननी होती है, उसे लोगों की भी बातें सुननी होती है, और लोग भी उनसे बहुत उम्मीदें करते हैं। विधायक के पास बाद में जाते हैं, सांसद के पास बाद में जाते हैं, अधिकारियों के पास बाद में जाते हैं, सबसे पहले वो अपने क्षेत्र की पार्षद के पास जाते हैं कि मैडम हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, मेरी बेटे की प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की प्रॉब्लम है, या शादी किसी का कुछ, मतलब इस तरह की कई सारी सामाजिक पारिवारिक कई सारी चीज़ें छोटी छोटी आती हैं। तो हाँ, तो सुबह से ही सब लोग आने लगते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार भी पार्षद का प्रभावित होता है, क्योंकि परिवार को समय देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब सपोज़ कीजिए, जैसे एक बहुत सामान्य सी बात है कि पति देव बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, लोग आ जाते हैं, तो उनके साथ में बैठना उठना बहुत मुश्किल, मैनेज करना हो जाता है। अब हमें तो फिर वही बात होती है कि उन्हें छोड़ करके जनता को सुनना होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, एक अहम मुद्दा जो है ना, अक्सर नगर निगम की जितनी भी भूमि है उस पर अतिक्रमण को लेके काफ़ी कुछ, जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई हैं, काफ़ी कुछ हंगामा हुआ, तो उसमें अब तक ये मामला हल नहीं हो पाया, क्योंकि ज़्यादातर नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण की जद में है। इसमें तो अब अतिक्रमण की जद में जो है, उसमें अधिकारी जो हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अतिक्रमण, जिसके कार्यकाल पर अतिक्रमण हुआ है, मैं तो समझती हूँ उनको दंडित किया जाना चाहिए। अतिक्रमण अगर इस तरह से होते रहेंगे तो सरकारी कामों के लिए जगह बचेगी नहीं, और सरकार का विभाग हो या सरकार की कई योजनाएं होती हैं, उस पर काम नहीं हो पाता। फिर अतिक्रमणकारियों को हटाना भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है, उसमें संसाधन भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, तो ले दे करके कहीं ना कहीं बजट एक्स्ट्रा नगर निगम को खर्च करना पड़ता है, जो नगर निगम के लिए भी हानिकारक होता है और उनके लिए भी हानिकारक होता है जो अतिक्रमण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती है। मैं तो सोचूंगी कि अतिक्रमण को लेकर के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए कि हम अतिक्रमण ना करें, क्योंकि अतिक्रमण का मतलब है कभी न कभी हमें वहाँ से हटना ही है, तो उस जगह के मोह क्यों करना, या उस जगह पे क्यों बैठना। अच्छा, कई बार जो है ना नंदिनी जी, एक चीज़ देखी गई है कि अगर कोई अधिकारी काम भी करना चाहता है तो उसको राजनीतिक दबाव इतना आता है कि काम नहीं करने दिया जाता,
ऐसी मिसाल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर एक MNA ऐसे आए थे जिन्होंने काम सख्ती से किया तो उनको रास्ता दिखा दिया गया। तो ऐसा कुछ है कि राजनीति जो है ना इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है। हाँ, वो ऐसा भी होता है। मैं आपसे बेबाकी बोलूँगी क्योंकि हम लोग ऐसे छोटी एक इकाई हैं राजनीति में, जनता के बीच में और अधिकारियों के बीच में, कि कभी कभी अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको काम ठीक से नहीं करने दिया जाता। अब लेकिन जिसको जहाँ पे भी करना होता है वो जहाँ भी जाएगा वो अच्छा ही काम करेगा। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ से कोई जाएगा अधिकारी तो दूसरी जगह गलत काम करेगा, वो वहाँ पे भी अच्छा ही करेगा। बाकी दबाव में आकर के कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। प्राथमिकता अच्छा नंदिनी जी, आप जनता के बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं और हर पार्षद हो या प्रधान हो या और भी कोई पोस्ट जो है ना लोकतंत्र के दौरान जो है ना अगर हुई है, वो चाहे ग्राम सभा सदस्य की हुई, प्रधान की हुई या पार्षद की हुई, इतनी जी जान से पार्षद मेहनत करते हैं और उनको अभी तक सरकार की ओर से या हमारे संविधान में कभी पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो इस ओर कभी आपका ध्यान गया है कि भाई हम जो है ना जनता से जुड़े हुए हैं, हमें भी हमारा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद पेंशन मिलनी चाहिए? पेंशन कार्यकाल के बाद मिलनी चाहिए ये तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये है कि कार्यकाल के समय में कई महिलाएं ऐसी हैं, बहनें हमारी जो पार्षद बन के आते हैं, कई पार्षद भी ऐसे हैं जिनका अपना अलग से व्यवसाय नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मानदेय तो मिलना चाहिए और उनको बजट भी अच्छा खासा मिलना चाहिए, क्योंकि नगर निगम देहरादून में पार्षद जो हैं काम तो खूब करते हैं, लेकिन उनका ना तो अलग से कोई बजट है, ना उनका कोई मानदेय है, उन्हें कोई विशेष फैसिलिटी नहीं मिलती है नगर निगम से। जबकि जनता में भ्रम की स्थिति ये रहती है कि इनको तो पैसा शायद मिलता है और ये खर्च नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट भी इसमें दे करके लोगों में भ्रम की स्थिति है कि पार्षद को पैसा मिलता है, उन्हें खर्चा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, और ना तो पार्षद को कोई मानदेय है, ना टेलीफोन का कोई खर्चा है। तो पार्षद सब अपने जेब से ही खर्च करता है। और नहीं, एक विधायक अगर विधायक बनता है और उसके बाद फिर वो 24 घंटे के अंदर उसकी विधायकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पेंशन उसकी लागू हो जाती है। तो ऐसा पार्षदों के लिए भी कभी आपने सोचा है या कभी आवाज़ उठाई है? मैं आप ही के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पार्षदों की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं, होना चाहिए वैसे, ज़्यादा ना हो, वो भी तय करें सब लोग मिलकर के, थोड़ा बहुत होनी, ज़्यादा भी मैं नहीं बोलूँगी कि उसका एक्स्ट्रा किसी पे बर्डन पड़े। अगर होना चाहिए वैसे, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप समाज सेवा में आए हैं और वो बेचारा पूरा इतना तन मन धन से काम कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं मिला, एक वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है 1000 रुपये, तो जब उसने सेवाएं दी हैं इतने समय से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए अगर मिल सकती है तो। और वैसे पार्षदों ने पेंशन की अभी तक मांग उठाई नहीं है, भविष्य में अगर उठाते हैं और सरकार देती है इस और ध्यान देती है तो बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक ही होगा इसका रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट तो इस वजह से सकारात्मक होगा क्योंकि ज़्यादातर आप ज़मीनी स्तर से तो आप जुड़े हुए हैं, असली मेहनत तो आप लोगों की है। हाँ, हम लोगों को इसमें सरकार की भी सुननी पड़ती है, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो पार्टी की भी बातें करते हैं और पार्टी को भी सुनते हैं, पार्टी के लिए भी हम लोग समर्पित होते हैं, क्योंकि पार्टी हमें टिकट देती है, हम लोग लड़ते हैं और पार्टी में जीत के आते हैं, तो पार्टी तो सर्वोपरि है ही। लेकिन ये है कि जनता के साथ में जुड़ाव है, जनता के साथ उठना बैठना है, जनता के हर दुख सुख में खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल उम्मीद करती है कि वो मेरे हर सुख दुख, मैं तो ये कहती हूँ कि हर छोटी बड़ी बात में वो हम लोग को शामिल करते हैं। तो कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि चलो हमने कुछ नहीं कमाया, ये तो कमाया है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत वैसा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भाग। अच्छा नंदिनी जी, इस वक्त जो है ना देहरादून के अंदर मलिन बस्तियों को लेकर काफ़ी कुछ एक अहम मसला जो है ना खड़ा हुआ है कि उनके ऊपर कभी नोटिस भी भेजे गए कि जो अतिक्रमण जिन्होंने किया है। हालांकि पहले मलिन बस्तियों को रेगुलाइज करने की भी जो है ना कांग्रेस सरकार ने एक मुहिम चालू की थी, बाद में भाजपा भी एक विधेयक लेके आई है। तो जनता के अंदर के मन में क्या है कि जनता वाकई जो है ना इस चीज़ को सोच रही है कि भाई हाँ उनके जो आसियाने हैं वो बच जाएंगे? सच्चाई क्या है? सही बताने का कोशिश करती हूँ मैं
एक तो ये सरकार अध्यादेश लाई है, इसमें सरकार उन लोगों के लिए अध्यादेश लाई है, सबसे पहले तो समझने की जरूरत जी। ये है कि जो नदी नाले खाले के पास जो घर हैं उनको जो है वो भी कोर्ट का डिसीजन है, ये सरकार का डिसीजन नहीं है कि कोर्ट ने ये कहा है कि नदी नाले खालों को ये एक उनको खाली किया जाए, लोगों ने वो घेर लिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये तो ऐसा नियम है कि जिसका 177 या 27 धारा है मेरे ख्याल से, मुझे इसका पता नहीं है। तो उस धारा के अंतर्गत उन पे तो कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले तो दोषी वो लोग हैं कि जिनके कार्यकाल में ये अतिक्रमण हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा नियम है कि इसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर हम इस धारा को पढ़ें तो ये एक बहुत कठोर धारा भी है कि अगर आपने तालाब में और खाले में कहीं भी अतिक्रमण किया है तो वो अतिक्रमण आपको खाली 100% करना पड़ेगा, अगर हम इसमें पढ़ें तो। अब चूंकि अतिक्रमण हो गया है तो उसको तो मैं समझती हूँ कि हटाना भी चाहिए, सबका अपना अधिकार है, तो नदी का भी अपना अधिकार है। पर सरकार को इसमें चाहिए कि क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने इसमें एकदम से हटाने का आदेश दिया, तो कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हैं उनको विस्थापित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। और उसमें उन लोगों, जिसमें कुछ लोगों ने इसमें किराएदारी का भी इसमें कुछ वो किया हुआ है कि कुछ लोग ने कई कमरे किराए पे भी दे दिए, तो कहीं ना कहीं इसको रोजगार को लेकर के भी किया है। तो इन सबको चिन्हित करके और जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए विस्थापित की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी में समझती होनी है। और इसीलिए सरकार ने इसमें 3 साल का अध्यादेश ला करके उनको विस्थापित करने का प्रयास किया है। और ये वैसे तो योजना बहुत अच्छी है, अगर नदियाँ जो हैं अपने पुराने स्वरूप में आती हैं तो ये हमारे देहरादून के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपदाएं होती हैं और उसमें फिर सरकार जो है आपदाओं के तहत मुआवजा देती है, उन सब से तो बेटर है कि उन्हें कहीं सही जगह विस्थापित कर दिया जाए, तो उस मुआवजे से भी बचा जा सकता है और पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। नंदिनी जी, ये कौन लोग हैं कि जो नदियों के किनारे आके बस जाते हैं? ये बात नहीं समझ में आती। और इनको बसाता कौन है? नहीं, इनको बसाता कौन है? ये तो एक राजनीतिक फसल है जो तैयार की जाती है। देखिए राजनीतिक किसी फसल नहीं होती है, ये मजबूरी से बन जाती है राजनीतिक फसल। मैं इसके लिए, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों को हम लोग झेलते हैं, तो राजनीति फसल बन जाती है ये। क्योंकि मैं ये समझती हूँ जो मैंने काम नहीं, मैं किसी है, पर्टिकुलर पार्टी के नेता के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आदमी मजबूर में आता है तो उसको जहाँ भी जगह मिलती है वो बैठ जाता है। उसके बाद उसका जो जनप्रतिनिधि होता है या कुछ होता है, उससे उसकी आशाएं बन जाती है कि ये मेरा ये काम करा देंगे। उसके सब काम हो जाते हैं, बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब बन जाता है। वो मजबूरी हो जाती है। मजबूरी ऐसे हो जाती है कि आपने आधार कार्ड बना दिया तो फिर वो बोलते हैं जी हमारा राशन कार्ड भी बना दो, जी मेरे को बच्चे को पढ़ाना है, जी मुझे ये करना है, अब मुझे कमरा भी दिला दो। तो थोड़ा सा इसमें फसल कोई तैयार नहीं करता, ये मजबूरी से फसल तैयार हो जाती है। तो इसलिए मैं इसमें किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि ये लोग मजबूरी में आकर के ऐसी जगह पे विस्थापित हो जाते हैं कि जहाँ जगह मिल गई उनको काम करना होता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्थिक और पिछड़े होने की वजह से भी वो लोग वहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठ जाते हैं। और क्योंकि मानवता के नाते मैं ये उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मानवता के नाते फिर जल्दी हटाना भी संभव नहीं होता, तो इसलिए वो बस जाते हैं। लेकिन मैं इसमें कुल मिलाकर के अधिकारियों को दोष दूंगी, उसमें नेता का या किसी का दोष नहीं होता है। वो तो उनको सुविधाएं इसलिए दे देते हैं कि एक प्रतिनिधि का काम है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कार्यकर्ता है, कि दुख दर्द में हर किसी के खड़े होना ये एक लीडर का काम है। लेकिन इसमें आप कहाँ किसको बिठा रहे हैं, ये आप नगर निगम या आप कहें राजस्व विभाग का जिम्मेदारी है, सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है कि मेरी नदी नालों की जो भूमि है वो सुरक्षित है या नहीं है। अब नदी नालों का ध्यान सिंचाई विभाग को आ रहा है, क्यों आ रहा है? अभी तक कहाँ सोए हुए थे? मेरे क्षेत्र में भी है ऐसा, बिल्कुल, कि जहाँ जल भराव होता है हम लोग उसको वो कर रहे हैं। जल भराव में लोगों ने पुस्तक के पास में घर बनाया, और अब वो जब हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए तो अब आ रहे हैं अपनी जमीन ढूंढने के लिए। तो अब मेरा ये कहना है कि तुम्हें नाले को क्या पता नहीं था? पहले तुम्हारी नाला है यहाँ पे और उस नाले में घर बना दिया, हमने कहा उनको, यानी कि मिली भगत से ही होता है ये सब काम। तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं होती है। फुटपाथ में भी लोग बैठ जाते हैं,
आपका नदी नालों के किनारे बैठ बिल्कुल। जाते हैं, तो अधिकारी और सरकारी महकमा जो होता है ना, वो अब काम के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर वो शुरू से उनको दंडित करे, उनको हटाए और उन पे चालान करे, तो लोगों में एक भय रहता है। तो भय रहता है तो फिर वो काम नहीं करते वो लोग कि नहीं, यहाँ तो लोग आते रहते हैं, मेरा बैठना बेकार है, तो क्यों बैठेगा कोई। बिल्कुल। अच्छा, अभी हाल ही में जो है ना स्ट्रीट लाइट को लेकर जो है ना बहुत से जो कुछ फैसले चेंज हुए हैं, क्योंकि पुरानी स्ट्रीट लाइट उतार दी गई और नई जो लग रही हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। तो उस तरफ भी आपका ध्यान गया है कभी? नहीं, हम लोगों ने खुद भी नगर निगम में 1-2 बार प्रदर्शन किया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी हम लोगों को मिले हैं। लेकिन फिर वही घूम फिर के बात आती है कि जब नगर निगम में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसमें जो ठेकेदार या और लोग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अब अधिकारी लोगों का भी रहता है कि शायद ये लोग कराएंगे, हालांकि अब जो नगर निगम में हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए और स्ट्रीट लाइट को लेकर के LED जो लाइट चेंज हुई है उनका रख रखाव और काम ढंग से नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग MNA से भी मिले थे, पार्षद दल। तो उसमें कुल मिलाकर के जो अभी LED लाइट लगा रहे थे और रख रखाव देख रहे थे, उनको ब्लैक लिस्ट किया है उन्होंने। अच्छा। और अब जो है दूसरे आए हैं उनकी जगह। तो कुल मिलाकर के देखिए, वहाँ पे कोई भी आए या कोई भी जाए, हमें उससे इतना मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है कि वो सुविधाएं कितनी दे रहा है, हमारी LED लाइटों को कितना दुरुस्त कर रहा है, जो मेरा अपना मानना है। ये काम अधिकारी का है कि वो किसको टेंडर दे रहे हैं, कितना वो उसका वो है, वो ये सब काम उनका है। लेकिन हमारा ये, हम लोगों का ये फर्ज है कि जो जिनको इन्होंने टेंडर दिया है वो हमारे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। क्या हमारे कहने पर लाइटें ठीक हो रही हैं, क्या हमारे कहने पर लाइटें बदल रही हैं, ये होती है जब हमें सुविधाएं नहीं मिलती। नंदिनी जी, वक्त कम है, एक आखिरी सवाल ये है, आपके क्षेत्र की जनता आपसे कितनी खुश है? अब जब सुबह निकलते हैं और अपने क्षेत्र में काम भी कराते हैं, तो मुझे उनके स्माइलिंग देख करके लगता है कि वो हमसे खुश आप भी हैं। स्माइल दे देती होंगी उनको? मैं भी खुश होती हूँ उन लोगों को देख के। और जब वो लोग मुझे बताते हैं कि मैडम थैंक यू, कई बार व्हाट्सएप में वो लोग थैंक यू भेजते हैं, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ तो काम किया, किसी के लिए तो चेहरे में मुस्कुराहट आई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैडम एक बार फिर से। तो हम कई बार उन लोगों से पूछते भी हैं कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन, मुझे सच सच बता देना। तो नहीं बोलते, नहीं मैडम आप तो दोबारा आओगे, इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो खुद को भी अच्छा लगता है कि अपना रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट हमें मतदाता ही देता है। अच्छा, ऐसे कौन से काम बाकी हैं जिनको अभी आपको करना बाकी है दोबारा से, फिर आप चुनाव लड़ेंगी? आखिरी सवाल बस। सबसे पहले तो मैं इसमें ये चाहूँगी कि जो ये डोर टू डोर कलेक्शन होती है कचरे की, ये सुचारू रूप से हो नगर निगम के माध्यम से, क्योंकि इसमें लोगों का और नगर निगम का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि मेरा वार्ड नंबर 1 वार्ड है डोर टू डोर कलेक्शन में, और हाउस टैक्स के लिए भी मैंने थोड़ा सिस्टम में लाने का प्रयास किया है अपने यहाँ। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी, उससे क्या होता है कि कचरा इधर उधर नहीं फैलता, और दुकानदारों को भी अवेयरनेस करने की आवश्यकता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ वहाँ जो कचरा इधर उधर पड़ा होता है उससे देखने में अच्छा नहीं लगता और लगता है कि गंदा है। वो सबसे पहले इंप्रेशन खराब होता है। वो प्रायोरिटी रहेगी। वो मेरा रहेगा कि सबसे पहले कचरे को सुचारू रूप किया जाए, सड़कों को चौड़ा किया जाए, नालियां साफ सुथरी हों, और थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस हो एक दूसरे के प्रति दुख दर्द में शामिल होने की। ठीक है। अच्छा नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थी नंदिनी शर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इनकी प्रायोरिटी जो पहले थी आखिर तक वही रहेगी। उनकी क्षेत्र की जनता उनसे हमेशा खुश रहे, और खुश रहने के जो मूल मंत्र इन्होंने बताए हैं कि क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू हो, क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, नाली हैं, सड़कें हैं, बिजली हैं, वो सभी समस्याएं इनकी आगे के वक्त के लिए भी प्रायोरिटी पर रहेंगी। पार्षद जी में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।